हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आप सभी को अपने इस प्यारे से चैनल आयुष शर्मा द केमिस्ट्री मेंटोर पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन में। हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे और बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं सेशन को, आज के एपिसोड को, जहां पर सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो हम लोग को देखना है वो सॉलिड इन लिक्विड देखना है, गैस इन लिक्विड देखना है और लिक्विड इन लिक्विड देखना है। आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग एक पार्ट खत्म करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इस बार जेई में 2026 में भी इससे हेनरी लॉ से जबरदस्त सवाल पूछे गए हैं, रगड़ रगड़ के। किसी शिफ्ट में, कभी किसी शिफ्ट में, कभी किसी शिफ्ट में। मतलब मैंने लगभग 4 से 5 शिफ्ट ऐसे देखे जहां पर हेनरी लॉ से सवाल आते हुए नजर आए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। तो आखिरकार सॉल्युबिलिटी होता क्या है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of a solvent and at a specified temperature। कहने का मतलब कि किसी भी सॉल्यूट को का मैक्सिमम अमाउंट आप कितना डाल सकते हैं, लेकिन सवाल है कितना सॉल्वेंट में। तो आप कोई भी अमाउंट को स्पेसिफाइड कर सकते हैं, लेकिन एज ए स्टैंडर्ड हम लोग बेसिकली कभी 1 kg या 1 लीटर ऐसे सॉल्वेंट के अमाउंट्स को स्पेसिफाई कर किए हैं। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो अगर आपको किसी दो चीजों की सॉल्युबिलिटी को मेजर करना है तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेकर के उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा सॉल्वेंट का अमाउंट कोई डिफाइंड नहीं है, बट जनरली अभी हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स देखा है तो वहां पर देखा है कि 100 ग्राम 1 kg या 1 लीटर के सोल्यूशन लेते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते वक्त 100 ग्राम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मानते हैं लोग। तो आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं सॉल्वेंट का अमाउंट को? 100 ग्राम। और एक बात स्पेसिफाई करना होगा, टेम्परेचर को भी फिक्स रखना होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना घुलेगा ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से डिपेंडेंसी है। एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमको यहां से क्या पॉइंट मिला? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। ठीक है, यहां पर सब्सटेंस की बात हो रही है तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो होता है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसको मैं एक पेज भी बना देता हूं यहां पर। क्या? तो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा बेटा? पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंडेंसी होगी। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा, टेम्परेचर का फैक्टर को समझेंगे। और चौथा, प्रेशर के फैक्टर को समझेंगे। इस पेज पर हम लोग वापस आएंगे, लेकिन पहले हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक करके, पहले सॉलिड में, फिर गैस इन लिक्विड में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ तक समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इन द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड। किसी सॉलिड या गैस का को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी सॉल्युबिलिटी पर, इसी पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं पहला। तो बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। बोलता है एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। ऐसा नहीं है किसी भी सॉलिड को उठाए, किसी भी लिक्विड में डाल दिए और वो डिसॉल्व हो जाएगा। while sodium chloride and sugar dissolves readily in water, naphthalene and anthracene do not। अब नेप्थलीन आपको पता ही है, आप नेप्थलीन ले लो चाहे एंथ्रासीन ले लो, इनको जब आप पानी में डालोगे ना तो डू नॉट डिसॉल्व। लेकिन जब हम बात किसकी करेंगे, NaCl हो गया, KCl हो गया, शुगर हो गया, ये पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं, इट गेट डिसॉल्व। सवाल आता है क्यों, इसी बात को आगे बताता हूं। ऑन द अदर हैंड बोलता है नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन
डिजॉल्व्स रेडली इन द बेंजीन, बेंजीन में ये आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। वहीं पर सोडियम क्लोराइड और शुगर को आप बेंजीन में डिजॉल्व नहीं कर पाते। It is observed that the polar solute dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolved in non-polar solvent। आपने पढ़ा होगा कि सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर हम किसको कहते हैं? जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होता है, और नॉन पोलर किसको कहते हैं? जिसका डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल बस मैं लेके समझा दे रहा हूँ। जैसे NH3 है, ये पोलर है कि नॉन पोलर? तो यस, ये पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? कट नहीं रहा। लेकिन अगर मैं CH4 ले लेता तो इसका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर है, ऊपर के कारण नीचे, दोनों कैंसिल होकर क्या हो जा रहा है? जीरो। तो ये नॉन पोलर है। तो क्या बोलता है कि कोई भी सॉलिड अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनका नेचर एक जैसा होगा। क्यों? बोलता है कि पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट whereas non-polar solute dissolves in non-polar solvent। एग्जांपल आप देख लिए, नेप्थलीन और एंथ्रासिन नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, नेप्थलीन एंथ्रासिन उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है, पानी में नहीं हो पा रहा है। वही KCl, NaCl या शुगर, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर भी पोलर है, तो ये दोनों भी आपस में डिसॉल्व हो जा रहे हैं। In general, a solute dissolve in a solvent if intermolecular interactions are similar। बोलता है इन टू, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, अगर वो एक जैसा है तभी वो डिसॉल्व हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका नेचर किसी और के नेचर के साथ अगर मैच करता है, वाइब्स मैच करती है, तभी आप उसके साथ दोस्ती बना पाएंगे, तभी आप उसके साथ घुल मिल पाएंगे। अगर आपका नेचर सिमिलर नहीं है तो आप उसके साथ क्या बोलते हैं, घुल मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए एक लाइन यहाँ पर लिखता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाई नेप्थलीन एंथ्रासिन एंड बेंजीन, सॉरी, नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बोलना बिकॉज नेप्थलीन एंथ्रासिन्स आर नॉन पोलर whereas water is polar, and as we know that the concept of like dissolves like, so both have different interactions, so they are not soluble। बोलता है when a solid solute is added to a solvent, some solute dissolves and its concentration increases in the solution। अब हम लोग थोड़ा solubility को और डेप्थ में अंदर जा रहे हैं। बोलता है जब भी आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो करके सॉल्यूट की मात्रा उस सॉल्वेंट में इंक्रीज कर देता है। द प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज डिसोल्यूशन? तो बोलना बस वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाल करके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में आप इंक्रीज करते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन टर्म यूज करता है ना, इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों आ जाते हैं। जब हम अमाउंट की बात करेंगे तो यहाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के अमाउंट के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, ठीक है। और इसी मेथड को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। कहता क्या है? बोलता है जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में भी टकराते हैं सॉरी, आपस में भी टकराते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कहीं पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा थोड़ा बहुत, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा मेथड भी होता है, ठीक है। बोलता है स्टेज इज रीच्ड। अब यहाँ पर दो प्रक्रिया हो रही है। एक प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जैसे आप सॉलिड पार्टिकल्स को डाले, ठीक है, लेट सपोज ये मेरा वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनके बीच में है ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। क्या है? इंटर, इधर लिखना मैं नहीं चाह रहा हूं, नहीं तो फिर रब करने में बड़ा दिक्कत होता है। यहां पर क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जो भी आपने सॉलिड पार्टिकल्स डाला है वो जाकर के घुस जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि सॉलिड आपका सॉल्युबल हो गया। लेकिन होता क्या है, अगर ये घुस करके आराम से बैठा हुआ है, हम कहेंगे सॉल्युबल हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन एक तरफ जब डिसोल्यूशन हो रहा होता है उसी दौरान ये सॉलिड पार्टिकल्स आपस में भी टकराते हैं और आपस में टकरा करके ये सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, जिस मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। यही यहाँ पर लाइन लिखा हुआ, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मतलब जब भी आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, दो प्रक्रिया चलती है, एक डिसोल्यूशन का और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन का। बोलता है एट अ स्टेज इज रीच्ड A stage is reached when the two process occurs at the same rate। एक ऐसा समय आएगा, अब यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक तरफ से डिसोल्यूशन हो रहा है, दूसरी तरफ से क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, दोनों अपोजिट है। डिसोल्यूशन सॉल्यूट चाहता है कि सॉल्यूशन के अंदर रह पाए, क्रिस्टलाइजेशन क्या चाहता है, सॉल्यूट सॉल्यूशन से बाहर निकल के आ जाए। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक समय पे चल रही होती है, लेकिन एक स्टेज आता है जहां पर द रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वही बात को आगे लिखता है, स्टेज इज रेच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट। कौन कौन सा प्रोसेस, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है। Under such condition, the number of solute particles going into the solution will be equals to the solute particles separating out of the solution। और उस स्टेज में क्या होगा, मान लो 100 मॉलिक्यूल अगर एंट्री ले रहा है तो 100 मॉलिक्यूल बाहर भी आ रहा होगा। तब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि सर जब 100 मॉलिक्यूल एंट्री ले रहा है और 100 मॉलिक्यूल बाहर आ जा रहा है तो फिर सॉल्यूट कैसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप स्टार्टिंग में सॉल्यूट को ऐड किए ना तो कुछ अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, लेकिन उसके बाद जब आप थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं और क्रिस्टलाइजेशन मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होता है, क्रिस्टलाइजेशन का कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते जाते हैं रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता है। और एक ऐसा समय आता है कि फिर जब आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को डालते हैं तो जितना आपने डाला है उतना ही वो बाहर भी निकल रहा है, तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। और आप स्टॉप कर दिए तो मान लो 100 पार्टिकल अंदर जा रहा है, 100 पार्टिकल बाहर आ रहा है, फिर 100 पार्टिकल अंदर जा रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट तो अंदर में डिसॉल्व है ही ना। इज इट क्लियर। आगे क्या बोलता है, अंडर सच कंडीशन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट एंड क्रिएट्स अ इक्विलिब्रियम दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन लगातार चल रहा है, मतलब जो भी प्रोसेस है दैट इज डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। बोलता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन बनाएगा और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। बोलता है एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन। बोलता है इस स्टेज पर जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का इन द सॉल्यूशन विल रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा कहां पर, अंडर द गिवन कंडीशन दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। Similar process is followed when the gas are dissolved in a liquid solvent। मतलब सिमिलर ही प्रोसेस होता है जब गैस को भी लिक्विड में आप डिसॉल्व करते हैं। Such solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। बोलता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉलिड को ऐड नहीं कर सकते, या आप कह सकते हो और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। और वहीं पर एक टर्म आता है, तो यहाँ पर तीन टर्म्स निकल के आते हैं। पहला, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वहीं पर बार बोलता है एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। बोलता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, जिसमें आप और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर। द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन undissolved solute is in the saturated solution and contains the maximum amount of a solute dissolved in a given amount of a solvent, the concentration of the solute in such a solution is called solubility। क्या बोलता है, आप कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूट का किसी भी सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेज पर, लेकिन बोलता है कि अगर एक ऐसा स्टेज आ जाए जहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, जहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, जहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो चुका है, उस स्टेज पर उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, अगर उस समय जो आप कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इस टर्म को आप आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के दौरान, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली आप कह सकते हो वो कंसंट्रेशन है जब सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा,
किसके बीच में? सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन के बीच में। उस अवस्था में जो उसका कंसंट्रेशन होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर? यहाँ पर मैंने मार्क भी कर लिया, आप इस डेफिनेशन को याद भी करेंगे क्योंकि इस बार जेईई मेन हो चाहे आने वाला समय में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं एकदम एडवांस पैटर्न कर चुका है, तो आपको हर एक लाइन को समझना है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। Earlier we have observed that the solubility of one substance into another depends upon the nature of substances. In addition, these two variables to other parameters like temperature and pressure also controls the phenomena. बोलता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, अभी हम लोगों ने नेचर भी देखा था, ठीक है। तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, और जिसकी नॉन पोलैरिटी होगी वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो बोलता है इसके अलावा नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में तो हम लोगों ने ऊपर में यहाँ पर देख ही लिया है, लेकिन इसके अलावा टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सॉल्युबिलिटी। बोलता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। किसी भी सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के द्वारा बहुत ज्यादा इफेक्ट किया जा सकता है। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन 1.10। आप देख रहे हैं 1.10 पे जो ये इक्वेशन है इसको बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो ये यहाँ पर क्या फॉलो करेगा? ली शैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर पहले ये समझना पड़ेगा कि बोलता है कि इन जनरल इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बोलता है कोई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और वहां पर बोलता है कि द डिसॉल्यूशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जनरली क्या होता है ना, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड होता है इन अ लिक्विड जनरली क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। जनरली सॉल्युबिलिटी क्या होता है, या आप कह सकते हो डिसॉल्यूशन जो होता है, जनरली जो डिसॉल्यूशन होता है वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी मैं ले रहा हूँ, जैसे NaOH, KOH, ठीक है, KNO3, नहीं सॉरी NH4NO3, ये तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल था, KNO3, NH4Cl, NaNO3, क्लियर। वहीं कुछ डिसॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी होते हैं, एग्जांपल NaOH, KOH, CaCl2, MgCl2, LiCl एंड कैल्शियम कार्बाइड। तो ये डिपेंड करता है कि इंडो है कि एक्सो है। टेम्परेचर का इफेक्ट को ली शैटलियर प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये क्या बोलता है? बोलता है अगर इंडोथर्मिक हुआ मतलब डेल्टा सॉल्यूशन क्या ग्रेटर देन 0, तो बोलता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुड इंक्रीजेस विद द राइज इन द टेम्परेचर। बोलता है सॉल्युबिलिटी क्या करना चाहिए? यहाँ पर इंक्रीज कर जाना चाहिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस देन 0, तो बोलता है द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना। तो जब भी एक्सोथर्मिक होता है, जब भी आप एक्सोथर्मिक होता है, याद रखिए अगर कोई इक्विलिब्रियम है ए और बी के बीच में और वो एक्सो है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में जाएगा। और अगर इंडो है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये प्रोडक्ट साइड में जाएगा। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कब होगा? ज्यादा जब इंडोथर्मिक हो और टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल और भी आ सकता है इंडोथर्मिक में, शुगर का सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर। आप देखते हो कि जो चाशनी बनता है उसमें टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ताकि जो सॉल्युबिलिटी है शुगर की वो और इंक्रीज हो और इंक्रीज हो और इंक्रीज हो। और एक ऐसा समय भी आता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाता सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आपको भी पता है कि सॉलिड इन लिक्विड देख रहे हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर, लिखा हुआ साफ साफ, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्रेशर। क्लियर है?
नेक्स्ट, मैनी गैसेस डिजॉल्व। अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अभी हम लोग ने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। मेनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व्स ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। बोलता है ऑक्सीजन जो होता है बहुत कम एक्सटेंट तक ही डिजॉल्व हो पाता है। इफ इट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल द एक्वेटिक लाइफ। आप देखते होगे पानी के अंदर में भी जीव जीवित रहते हैं, तो वो एक्वेटिक लाइफ के पीछे मेन मकसद किसका है, तो मेन मकसद होता है कि वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं जिसको वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है, वही उसके लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते, इन अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। उसी दूसरी तरफ क्या है, HCl जो गैस है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। सॉरी इधर थोड़ा सा, तो बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्रेशर। लेकिन गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी वो प्रेशर के द्वारा बहुत ज्यादा इफेक्ट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड एंड लिक्विड्स आर क्या थे, इनकंप्रेसिबल, लेकिन गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बोलता है टेम्परेचर, तो हाई दोनों के कारण ग्रेटली अफेक्ट होता है, टेम्परेचर के कारण भी प्रेशर के कारण भी। यहाँ पहले प्रेशर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बोलता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट। बोला अगर आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। आपको पता है ये बात सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, डाल्टन भाई साहब। इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था बस ये, हाँ इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया था, बस इन्होंने यहाँ पर एक ये दिया था, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट दे दिया था कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस करीब आएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड में जैसे कन्वर्ट होने लगेगा उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज कर जाएगी। आगे क्या बोलते हैं, कंसीडर अ सिस्टम एज इन फिगर 1.a। इस 1.a को देखिए, बोलता है द लोअर पार्ट इन द सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज इन द गैसियस सिस्टम एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। बोला यहाँ टेम्परेचर को फिक्स रखा गया दैट इज T, यहाँ भी T रखा गया है ना। अब आप देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट क्या है, गैसेस का है, और नीचे वाला पार्ट सोल्यूशन का है, और गैसेस के पार्टिकल इस लिक्विड में भी डिसॉल्व है। आपको नजर आ रहे होंगे ये डॉट 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 जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। assume this system to be in a state of a dynamic equilibrium। यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ चुका है, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सॉल्यूट को इस लिक्विड में डिसॉल्व होना था हो चुका है। अब यहाँ पर रेट आपका इन एंड आउट का, अभी वहां पर डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन का बराबर हो रहा था, यहाँ पर क्या होता है गैसेस का इन एंड आउट का इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, ठीक है। तो वो रेट बराबर हो चुका है, इसलिए यहाँ पर एक संख्या मेंटेन हो चुकी है। आगे क्या बोलता है, अंडर दिस कंडीशन द रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल इंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। वही बात जो अभी मैंने आपको बताया। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम, जैसा फिगर 1.1b में दिखाया है। क्या क्या, पहले W1 वेट रखा हुआ था, अब W2 भी डाल दिया, W3 भी डाल दिया। W2 और W3 के होने से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा पिस्टन में। बोलता है दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। बोलता है इसके कारण क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, एंड ऑल्सो द रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हुआ होगा क्या, प्रेशर कैसे बढ़ा, जैसे वो नीचे आया तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गई, घट गई। वॉल्यूम घट गई तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स ऊपर है, पहले जितना प्रेशर लगा रहे थे अब इसका प्रेशर क्या होगा, सरफेस पर बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण जब ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो गैसेस पार्टिकल ज्यादा एंट्री लेंगे, और ज्यादा एंट्री लेंगे तो हम क्या कहेंगे, गैस ज्यादा डिसॉल्व हो चुके हैं लिक्विड में। क्लियर है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीजेस अंटिल, और ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते जाएगा और करते 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 एक समय आएगा जब रुक जाएगा। कब रुकेगा, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम पे कब पहुंच जाएगा, जब रेट ऑफ इन एंड आउट वो क्या होगा, बराबर होगा, एंड दस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। आगे क्या बोलता है, हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी। अब सुनो, डाल्ट यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल करके आता है, पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या फैक्ट्स निकल करके आता है,
सबसे पहले डाल्टन ने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया? बोला प्रेशर को इंक्रीज करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट लगभग 1801 के आसपास आया था। और उसी के आसपास में न्यूटन भाई साहब आए। न्यूटन ने यहाँ भी अपनी बातों को रखा है। सोच रहे हो, फिजिक्स था ही, मैथ्स था ही, केमिस्ट्री में भी नहीं छोड़ा। न्यूटन ने क्या बोला? अब यहाँ पर एक लाइन देखो, यहाँ पर क्या बोला है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये क्या बोला है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, इन्होंने बात प्रेशर रखा। डाल्टन के स्टेटमेंट को न्यूटन भाई साहब क्या करते? करेक्ट करते। बोलता ये प्रेशर ऑफ द गैस है। किसके अकॉर्डिंग? जल्दी बताइए। डाल्टन के अकॉर्डिंग। न्यूटन भाई साहब इसमें क्या करते? करेक्शन करते हैं। करेक्शन क्या करते हैं? बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस नहीं है, आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि कोई भी गैस अकेला रहे ये बहुत मुश्किल पॉसिबल हो पाता है, इसलिए ज्यादा अच्छा सुटेबल वर्ड क्या होगा कि आप पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करें। फिर इसके बाद एंट्री लेते हैं हेनरी भाई साहब, और हेनरी भाई साहब बोलते हैं कि यस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the solubility. Is directly proportional to the solubility. ये लाइन देते हैं और इसी के साथ बनाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। और इन्होंने सॉल्युबिलिटी क्या, एक प्रकार का कंसंट्रेशन ही टर्म, तो इन्होंने जो कंसंट्रेशन टर्म लिया है यहाँ पर वो लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। बोलेंगे मोल फ्रैक्शन लेना जरूरी है क्या? हेनरी को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ज्यादा ऑथेंटिक लगा, इसलिए उन्होंने मोल फ्रैक्शन को लिया। फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट लाया। क्या कांस्टेंट लाया? के एच इंटू गैस। और हेनरी भाई साहब ने ये बात लगभग 1803 के आसपास बताई थी। तो ये सिनेरियो रहा है पूरे डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी के पीछे। दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू गैस, वेयर के एच क्या है बेटा? दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आइए बात करें, इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ सारी बात। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन। यस, डाल्टन ने क्या दिया था? याद रखिएगा, डाल्टन ने क्या किया था? क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया था। मतलब इन्होंने खाली कहानी को बता दिया, बस बोल दिया स्टेटमेंट वाइज। हेनरी ने क्या दिया था? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? मैं बोलूंगा हेनरी ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया था। He was the first to give the quantitative analysis. He was the first to give the qualitative analysis. और न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन करेक्टेड द क्वालिटेटिव एनालिसिस। आ रहा है क्या बेटा? बात आ रहा है क्या? समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। बोलता है बिटवीन द प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखिएगा ये कहानी, ये जो बातें की गई है, ये बातें कब के लिए की गई है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो आप उसी केएच के वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, और केएच चेंज होगा तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बोलता है the solubility of the gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid solution। जब आप बोर्ड्स के एग्जाम लिख रहे हो तो यही स्टेटमेंट्स को लिखिएगा। ठीक है, बोलता है द डाल्टन्स अ कॉन्टेम्पररी ऑफ हेनरी आल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली। उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली अपने आप में सोचा था the solubility of the gas in a liquid solution is the function of the partial pressure of the gas। although उन्होंने वर्ड पार्शियल प्रेशर आफ्टर करेक्शन वर्ड यूज करने लगे, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने प्रेशर वर्ड ही यूज किया था। ठीक है,
If we use the mole fraction of the gas in the solution as a measure of its solubility, then it can be said that the mole fraction of the gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. यही वाला जो आपका लाइन है, ये द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज बड़ा इंटरेस्टिंग है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in the vapor phase P is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. ठीक है, ये स्टेटमेंट का यूज हेनरी लॉ को स्टेट करने के लिए ज्यादातर किया जाता है. ये बेस्ट है, इससे भी अच्छा ये है, आप बोर्ड्स में ये इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ये स्टेटमेंट्स को आप अच्छा से देखिए, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं बेटा. तो यहाँ क्या बोलता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू काई, वेर के एच इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, अभी हम लोगों ने देख चुका है. अगर हम P और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन आएगा. जहां पर इसका ये जो स्लोप है, जहां पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो स्लोप है इसका, वो क्या देगा आपको, स्लोप आपको क्या चीज का वैल्यू देगा, P अपॉन काई का. तो P अपॉन काई बराबर क्या हो जाएगा, के एच. देख लो, P अपॉन काई क्या है, के एच. के एच ही क्या है, स्लोप है, दैट इज tan थीटा. If we draw a graph between partial pressure of the gas versus mole fraction of the gas in the solution, then we should plot a figure 1.2 type. ठीक है, ये 290 क्या बोलता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे बेस्ड ग्राफ है. बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन, या सॉल्वेंट कौन है, साइक्लोहेक्सेन, याद रखिएगा, HCl गैस at 293 Kelvin. The slope of the line gives the Henry law constant. वो बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. It is obvious from the equation 1.11, 1.11 क्या, that the higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. Yes, कैसे, P is equal P upon chi बराबर KH है, और यही तो solubility को बता रहा है. P upon chi बराबर KH है, यही तो solubility को बता रहा है. तो KH की वैल्यू बढ़ेगी तो solubility क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. बोलते देन द KH वैल्यू फॉर बोथ N2 and O2 increases with the increase of the temperature. किसी भी आप कह सकते हो KH जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर आती है. आइए कुछ बातों पर हम लोग ध्यान दें. कुछ नोट पॉइंट्स है ये ध्यान रखने के लिए कि KH बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा. कुछ ऑर्डर है गैसेस के लिए एट 298 केल्विन, एनसीईआरटी के डेटा के बेसिस पर ही ये सजाया गया है कि फॉर्मल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी केएच की ऑर्डर जो है वो क्या है, CH4 के मुकाबले कम है, उससे ज्यादा CH2 CHCl, फिर CO2, फिर आर्गन. सबसे ज्यादा KH की वैल्यू किसकी है, आर्गन की है, मैक्सिमम वैल्यू. नॉन पोलर है ना, नोबल गैसेस है ना. T बराबर 293 केल्विन पर, ये इंपॉर्टेंट गैसेस है, ये ज्यादा याद रखने की बात है. O2 से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की. और हाइड्रोजन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, हीलियम की होती है. इज इट क्लियर, सॉरी सॉल्युबिलिटी नहीं, KH की वैल्यू, KH की वैल्यू. तो सबसे ज्यादा फिर अगेन नोबल गैस जीत गया KH की वैल्यू में. लेकिन अगर बात मैं सॉल्युबिलिटी का करूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सम गैस एट 298 केल्विन क्या हो जाएगा, KH का ऑर्डर का उल्टा, बिकॉज KH is inversely proportional to the mole fraction. और ये मोल फ्रैक्शन ही क्या होता है, बोलो, ये मोल फ्रैक्शन ही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है. इज इट क्लियर, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, ये ऑर्डर निकल के आ जाएगा. अब सवाल है ये कहाँ से आपने बनाया सर, तो ये मैंने यहाँ से बनाया बेटा, ये मैंने यहाँ से बनाया है. ठीक है, इस डेटा का, इस टेबल का यूज करके बनाया. और ये जो भी सॉल्युबिलिटी है याद रखिएगा किसमें देखी गई है, इन वाटर. ये भी किसमें है, इन वाटर, ध्यान रखिएगा. ठीक है, आगे क्या बोलता है, बोलता है द इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर. कौन इंक्रीज करेगा, KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी विद द, सॉरी सॉल्युबिलिटी. क्या बोलता है, KH वैल्यू इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. अब सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. इंक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. कहानी को समझो क्या बोलना चाह रहा है, द टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी. ठीक, और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी. लेकिन बोला अगर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है
किसका, ऑफ अ गैस, किसमें, इन अ लिक्विड। याद रखो एक एक स्टेटमेंट को। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड को इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। यही बात को यहाँ पर लिखा। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स रेदर इन वार्म वाटर्स। अगर आपसे कोई पूछेगा, स्टेटमेंट 1 दे दिया, एक्वेटिक स्पीसीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स, व्हाई देन वार्म वाटर, तो रीजन क्या दोगे। इसीलिए आप देखते होगे जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज है उनकी वेराइटीज ज्यादातर अंटार्कटिक, आर्टिक ओशन के आसपास में नजर आती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, इसके पीछे स्टेटमेंट 2 दे दिया। इस तरीके से जेई मेन खेल रहा है आपके साथ सवालों का। स्टेटमेंट 2 दे दिया कि द वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। भैया आपको पता ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू रहेगा। ऐसे सवाल जेईई मेन बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यही एनसीईआरटी के लाइन से ही बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। फिर आपके सामने एक सवाल भी है यहाँ पर। सवाल को तो चलिए हम लोग आगे देख लेंगे, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको खुद से करना और कमेंट में आंसर को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट है। बोलता है हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल, एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना। हम लोग यहाँ दो प्रकार के आपके हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस को देखेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को भी देखने वाले, बायोलॉजिकल भी। नोटेबल अमंग दिस, सबसे पहला, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आप देखते हो कि जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुलता है, एक फीस आवाज निकलता है, कारण क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत एक्सपेंड करता है कुछ, क्यों, क्योंकि वो हाईली सॉल्युबल था अंडर हाई प्रेशर। जैसे ही खुला, बाहर का प्रेशर लो है, गैस विल ट्राई टू कम आउट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, और वो भी बहुत स्पीड से निकलता है, इस कारण एक फिज आवाज भी वहां पर प्रोड्यूस होता हुआ नजर आता है, या आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर को के ढक्कन को जब भी खोलते हो तो। ठीक है, तो ये क्लियर है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, हेनरी लॉ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। आपको पता है स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, वो पानी के नीचे नीचे वाले सतह में जाकर के डाइव करते हैं, या जो भी उनको रिसर्च करना रहता है वो नीचे पर जाकर के करते हैं। तो जितना आप वाटर के लेवल से नीचे जाओगे, जितना आप वाटर के लेवल से नीचे जाओगे, वहां पर प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये सी, ये मान लो लैंड है ना, और यहीं पर सी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सरफेस है सी का, और मान लो आपने ये एच हाइट तक गया और एक एच डैश हाइट तक गया। अब आप मुझे बताओ कहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, इस पॉइंट ए पे ज्यादा होगा कि या इस पॉइंट बी पे होगा। तो ऑब्वियसली इस बी पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा, कारण क्या है, यहाँ पर आप ज्यादा डेप्थ पे है। फॉर्मूला लगेगा ना, रो जी एच, पढ़े होगे फिजिक्स में, एच बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक, प्रेशर बढ़ेगा तो उस वहां पर जो मौजूद गैसेस होंगे वो ज्यादा डिसॉल्व होंगे वाटर में, और उस हाई सॉल्युबल गैसेस का सामना किसको करना पड़ता है, स्कूबा डाइवर्स को करना पड़ता है। तो बोलता है इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड। एटमॉस्फेरिक गैसेस का आम रूप से जितनी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेरिक गैस हमारे ब्लड में आने लगता है। when the divers comes towards the surface, और फिर जब वो अचानक से मान लो डिसॉल्व हो गया ब्लड में, ज्यादा गैसेस डिसॉल्व हो गया, अब वो जो डिसॉल्व वो अंडर हाई प्रेशर हुआ, तो जो हालत कार्बन डाइऑक्साइड की थी बोतल खुलने पर, वही हालत उन गैसेस की होगी जो हमारे बॉडीज में ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व हो गए हैं अंडर हाई प्रेशर। और जैसे ही हम बाहर आएंगे सरफेस पर, वो गैसेस को अचानक से लो प्रेशर फील होगा, और वो तो अंदर हाई प्रेशर पे है, एंड एवरी गैस वांट्स टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, और वो बाहर आना चाहेंगे तेजी के साथ। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आता है तो बबल क्रिएट करता है, वैसे ही वो एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे ब्लड से जब बाहर के और ब्रीथ आउट करने पर निकल करके आने लगेंगे, वो आना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में वो बबल्स क्रिएट कर देते हैं ऑफ इन द ब्लड, एंड दिस देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एंड दिस रिलीज्ड डिसॉल्व्ड गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। नाइट्रोजन का ब्लड में बबल्स क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी तो देखो पहले से ही कम है। अब देखो ऑक्सीजन के मुकाबले उसकी सॉल्युबिलिटी पहले से कम है, क्यों, उसकी केएच की वैल्यू ज्यादा है।
pH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है। अब उसको तो आप जबरदस्ती अंडर हाई प्रेशर डिसॉल्व किए थे, तो वो क्या होगा, वो बाहर आना चाहेगा और वो बबल क्रिएट कर देगा। और इस बबल के कारण क्या होता है, कैपिलरीज ब्लॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो मेडिकल इमरजेंसीज क्रिएट हुई इसे हम बेंट्स कहते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक होता है और बहुत कह सकते हो हानि, आप कह सकते हो डेंजरस है फॉर दी लाइफ, थ्रेट है। और इसी बेंट को अवॉइड करने के लिए, इसके टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड को अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स एक टैंक अपने साथ लेकर के चलते हैं। और उस टैंक में क्या भरा हुआ रहता है, याद रखिएगा, हीलियम रहता है, नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। हीलियम रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। और इसकी मात्रा क्या क्या रहेगी, नाइट्रोजन का 56.2%, ऑक्सीजन का 32.1% और हीलियम का 11.7%। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इस डेटा को आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये तो याद है 56, 32.1, 11.7, 217 याद रखना, 217। अब ये 11 ऐसे लिखते हो, यहाँ पर भी हीलियम ऐसा लिखा हुआ, आप ऐसा सोच सकते हो कि 11.7 यहाँ आ गया, जो बाकी बचा हुआ होगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा होती है, यहाँ पर भी ज़्यादा ही रखी गई है। क्योंकि ज़्यादा डिजॉल्व क्या होगा मात्रा नाइट्रोजन का अचानक से, तो वो डेंजरस हो जाता है। बोलता है एट हायर एल्टीट्यूड्स, हायर एल्टीट्यूड्स पर जाओगे मतलब पहाड़ी इलाका वगैरह में, बोलता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। तो वहां पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग हायर एल्टीट्यूड्स और द, तो लो कंसंट्रेशन पाया जाता है। कारण क्या है, वहां पर पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन ब्लड में कम डिजोल्व होता है, लो कंसंट्रेशन हो जाता है। और इस लो कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है, जब भी क्लाइंबर्स वगैरह ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत अनइजीनेस फील होता है, ठीक है। तो वो अनइजीनेस फील होने के कारण वो ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ लेकर के जाते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाका में रह रहे वो तो हमेशा ऑक्सीजन टैंक को टांग के नहीं चलेंगे, तो उनको एक प्रकार की बीमारी हो जाती है। और वो बीमारी क्या होती है, लॉस ऑफ मेमोरी टाइप बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। जिसको हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया मेडिकल टर्म्स में। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जनरली जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बेटा, जनरली जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आपका ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। अब ऐसा समझ सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस लिक्विड में नहीं आना चाहेगा, और वो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो पाता है किसी लिक्विड में जो कि लिक्विफाई करना चाह रहा हो, मतलब ऐसा गैस जिसकी पोलर टेंडेंसी ज्यादा हो, जैसे HCl बहुत ज्यादा हाई पोलर मॉलिक्यूल है, वो भी गैस है और उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप टेम्परेचर को घटाते हो, इसलिए देखते हो नहीं हो कि कोल्ड ड्रिंक के बोतल्स को कहाँ पर रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है या फ्रिज में रखा जाता है, लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, क्यों, ताकि उसमें जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं वो धीरे धीरे करके निकल ना जाए, ऊपर के सरफेस पे ना आ जाए, वो लिक्विड में डिसॉल्व रहे, इसीलिए उन्हें लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। मतलब when dissolved gases molecules are present in the liquid phase and the process of dilution can be considered similar to the condensation। वही बात, लिक्विफाई होना चाहता है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लिक्विफाई होना नहीं चाहेगा, लिक्विफाई नहीं होना चाहेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाएगी। वही बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वी हैव लर्नड द लास्ट सेक्शन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई बोलेगा नहीं हमको ली शेटलर प्रिंसिपल के द्वारा ही समझाओ, तो मैं आपको बता दूं, जनरली जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। अब जनरली अगर वो एक्सोथर्मिक होता है, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड क्या होता था, जनरली वो इंडोथर्मिक होता था, एक्सोथर्मिक बहुत कम होता है, ठीक है। वहीं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो क्या होगा, जैसे ही अब एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच विल बी लेस देन 0। अब एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी क्या होगी,
डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड ही रहना चाहेगा। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का सेशन खत्म होता है। अब हम लोग 2-3 जो भी सवाल हैं उन सवालों को करेंगे। आइए पहला सवाल के साथ शुरुआत करें। श्री गणेश किया जाए। बोलता है इफ अ नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू अ वाटर एट 293 केल्विन, बोलता हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, आपको मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना है, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया कितना 1 लीटर। आपको वाटर का डेंसिटी भी पता हो तो लिख ही लिया करो 1 ग्राम पर एम एल। यहाँ से आप वेट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। बोलते हैं assume that the nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 बार, पार्शियल प्रेशर आपको दे दिया 0.987 बार। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि KH का जो यूनिट होता है इज इक्वल्स टू द यूनिट ऑफ प्रेशर के बराबर ही होता है। मतलब अगर प्रेशर एटीएम है KH की यूनिट भी एटीएम में आ जाएगी, पास्कल में आ जाएगी, बार है तो बार में आ जाएगी। तो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कितना दिया हुआ है बार, आगे क्या बोलता है हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दे दिया है कितना 293 केल्विन पर 76.48 किलो बार, 10 टू द पावर 3 बार लिख लेते हैं। अब क्या होगा कहानी आगे। बोलता है गिवन दैट द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द नाइट्रोजन गैस आपको दे दिया गया, फॉर्मूला क्या है P बराबर KH इंटू काई, P कितना है 0.987 बराबर 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेना, कैसे निकालोगे 1000 अपॉन 18 करके इसको पुट करना है यहाँ पर, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करके आप आंसर को फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस को। बोलता है H2S अ टॉक्सिक गैस विद अ रोटन एग लाइक स्मेल, इसका रोटन एग लाइक स्मेल होता है, यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m, यहाँ मोलैलिटी के फॉर्म में दे दिया, जबकि आप यूज क्या करते हैं हेनरी लॉ में काई के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको पता चल गया, मोल्स ऑफ H2S कितना होगा 0.195 m। कैसे लिख रहा हूँ, आपको कंसंट्रेशन टर्म के को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप चाहो तो आप हमारे पहले वीडियोस को देख सकते हो, हम लोग उसका लिंक लगा देंगे ऊपर में। मोल्स ऑफ H2S आ गया बेटा, किस में होगा तो बोलेगा सॉल्वेंट का वेट दे देता है 1 kg दैट इज 1000 ग्राम। तो यहाँ से मोल्स ऑफ H2O भी निकल जाएगा, कितना निकलेगा 1000 अपॉन 18। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब प्रेशर नहीं दिया, बहुत दिन सोचे क्या होगा प्रेशर, तो लिखा एट STP, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, या तो 1 atm ले सकते हैं, और आप चाहो अगर आप चाहो तो प्रेशर 1 atm बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल, ऐसे 1.013 होता है, लेकिन मैं 10 टू द पावर 5 पास्कल ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, KH की वैल्यू आ जाएगी। हमको मोल्स ऑफ H2S भी पता है, मोल्स ऑफ वाटर भी पता है, तो फॉर्मूला लगा देना P बराबर KH इंटू काई, काई की जगह क्या लिख दोगे मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O क्या लिख दोगे, इसको पुट कर देंगे, मोल्स ऑफ H2S क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, मोल्स ऑफ H2S अगेन यहाँ पर भी इसी को पुट कर देंगे, और P की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 atm, तो जो KH निकल के आएगा वो भी किस में आएगा atm में आएगा। सिमिलरली अगर आप 10 टू द पावर 5 लिखते हो P की वैल्यू, तो यहाँ भी KH बराबर मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2O आएगा। अगर यहाँ पास्कल में लेते हो तो इसकी भी वैल्यू पास्कल में निकल करके आ जाएगा। अब बोलेंगे सर अगर बोर्ड्स का एग्जाम है तो क्या लेंगे, तो बोर्ड्स का एग्जाम है तो दोनों में से कुछ भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उस कंडीशन में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, ठीक है, वो जिस यूनिट में बोलेगा। अगर कोई यूनिट नहीं दी गई है तो आप एटीएम में निकाल लो, ठीक है, ऐसे जनरली वो लिख देगा इस केस में। नेक्स्ट बोलता है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज कितना, KH दे दिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना दे रखा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। बोला कब, एट टेम्परेचर 298 केल्विन। बोलता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। आपको क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी मतलब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, फाइंड आउट करना। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन, तो यहाँ पर प्रेशर भी दे दिया कितना 2.5 atm, ठीक है, सिंपल। प्लीज, अच्छा ये पास्कल में याद रखिएगा, यहाँ यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, या दोनों को एटीएम में बदल या दोनों को पास्कल में, इसको पास्कल में बदल देते हैं, 2.5 इंटू 10⁵ कर देना। हम इस वैल्यू का यूज करेंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा KH इंटू काई, काई की जगह पे क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पर P की जगह पे क्या लिख दोगे 2.5 इंटू 10⁵, KH की जगह पे क्या लिख दोगे 1.67 इंटू 10⁸, मोल्स ऑफ H2O क्या लेंगे 500 ml है, तो वॉल्यूम अगर 500 ml है वाटर का, आपको पता है डेंसिटी कितना होता है वाटर का 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ से वेट क्या निकल के आ जाएगा वाटर का बेटा 500 ग्राम, तो यहाँ से मोल्स ऑफ H2O क्या आ जाएगा 500/18। इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना। तो सारा डेटा पता है, पुट करके आंसर फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करके आप ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त